कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया, अब मैं ऊपर से टॉप व्यू ले रहा हूं। कंटेनर में जो लिक्विड है उसके सरफेस का टॉप व्यू ले रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर से कैसा दिखेगा, कई सारे मॉलिक्यूल्स, अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच किस तरह का फोर्स लग रहा है। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, एक तो नीचे से फोर्स लग रहा है ये बताया, इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होंगे वो भी इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उस पर खिंचाव लग रहा है, टेंशन लग रहा है सभी तरफ। ये अंदर वाला नहीं, याद रखना, ठीक है ना, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स, सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स है उन पे सभी तरफ से फोर्स लग रहा है। इमेजिन करो मैंने आपको इलास्टिसिटी पढ़ाया था, एक रॉड लिए, रॉड को दोनों तरफ से खींचो आप, और तब मैंने बताया था कि जो बीच में मॉलिक्यूल्स हैं उन पर कैसा फोर्स लगेगा। तो हर मॉलिक्यूल पे दोनों तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम टेंशन कहते हैं। कुछ वैसा ही फोर्स यहां भी लग रहा है, बस फर्क ये है कि इसमें एक डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहे हैं, लेकिन यहां पे जो सरफेस बन रहा है उस मॉलिक्यूल को सभी तरफ से खींच रहे हैं। तो एक तरह से स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है वो। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था कि एक रबर की लूज शीट लो, मेम्ब्रेन, और उसको चारों तरफ से खींचो आप। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उस पर सभी तरफ से टेंशन लग रहा है, सभी तरफ से फोर्स लग रहा है। क्या एक एग्जांपल देता हूं, बैलून लो, उसमें उसको ब्लो करो, एक स्फेरिकल शेप का बैलून बनाओ। ठीक है, अब आप उसमें और एयर ब्लो करो सो दैट उसका प्रेशर बढ़े, और अब आप इमेजिन करो ऊपर का जो सरफेस बन रहा है उसके हर एक मॉलिक्यूल पर कैसे फोर्स लग रहे होंगे। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, रबर जो है वो स्ट्रेच हो गया सभी तरफ, तो स्ट्रेचिंग के कारण सभी तरफ एक टेंसाइल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कुछ बिल्कुल वैसे ही स्थिति लिक्विड के सरफेस की भी होती है, उसके ऊपर भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाती है जिसके कारण ये टेंशन होता है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन को मैं डिफाइन करता हूं मैथमेटिकली, इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो समझना, ये जो सरफेस बनाया हमने, ठीक है ना, आप सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर लो या कर्व ड्रॉ कर लो। ठीक है, सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दो आर्बिट्रेरली, जैसी लाइन खींचना हो वैसी खींच दो। तो मैं सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, इस तरफ पार्ट ए है और इस तरफ पार्ट बी। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स पर रिजल्टेंट फोर्स कैसा लग रहा है ये देखिए। ठीक है, लाइन के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर किस तरह का फोर्स लग रहा है। अभी मैं सिर्फ बी तरफ के मॉलिक्यूल का फोर्स कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो बी पार्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इन पर कैसा फोर्स लगाएंगे ये देखो। तो डेफिनेटली सभी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस तरह से। ठीक है, अब इन सारे फोर्सेस का अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो वो रिजल्टेंट किधर होगा बोलो। आप समझ सकते हो, ये एक सेमी सर्कल के फॉर्म में था, इस सेमी सर्कल में जो मॉलिक्यूल्स है वो फोर्स लगा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। मैं दो एक्सिस बनाता हूं, ये एक्स और वाई, तो आप समझ सकते हो वाई कंपोनेंट जो है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन। मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर ड्रॉ करता हूं। तो इन मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स लग रहा है, अब मैं रिजल्टेंट फोर्स को ड्रॉ करूं तो ये फोर्स ऐसा है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन डिवाइडिंग द टू सरफेस। ये कह सकता हूं कि सरफेस के दो पार्ट डिवाइड किया मैंने, ए और बी, तो बी पार्ट्स
ए पार्ट को लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींच रहा है अपने, पार्ट बी इज पुलिंग द पार्ट ए टुवर्ड्स इट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन डिवाइडिंग द टू सरफेस। तो आप सरफेस पर कैसी भी लाइन ड्रॉ कर लो, उसमें दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट दूसरे पार्ट को खींच रहा होगा। अच्छा, ऐसे ही दूसरे के साथ भी होगा। अगर ए की बात करूं तो ए पर ये बी ने फोर्स लगाया, ऐसे ही ए भी बी पर फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये है कि सरफेस का एक पार्ट दूसरे पार्ट को खींच रहा है, हर तरफ ये खिंचाव चल रहा है, हर तरफ ये फोर्स चल रहा है। ठीक है, उस फोर्स को, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो मैंने इस लाइन से डिवाइड कर दिया सरफेस को दो पार्ट में। इस लाइन की टोटल लेंथ मान लो L है, और ये जो टोटल फोर्स लग रहा है, दैट टोटल फोर्स इज F। इन दैट केस सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब यह है कि जो आपने सरफेस बनाया है, जो फ्री सरफेस है, उस पर एक लाइन खींची है डिवाइड करने वाली। अगर उस लाइन की लेंथ 1 मीटर है तो 1 मीटर लाइन पर जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो फोर्स ही सरफेस टेंशन कहलाए। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? लिख लो, लिखो। बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ forces of attraction between molecules of the liquid, molecules of the liquid, the surface behaves like stretched membrane. Surface behaves like stretched membrane. Surface tension is force acting, is force applied by one part of surface on other part, force applied by one part of surface on other part per unit length, per unit length in a direction, perpendicular to line dividing the two parts, in a direction perpendicular to line dividing the two parts, line dividing the two parts, and tangential to the surface, and tangential to the surface. सरफेस के प्लेन में ही फोर्स लग रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है ना, लाइन के परपेंडिकुलर। तो आप समझ सकते हो हर पार्ट दूसरे पार्ट को खींच रहा होगा। अच्छा, इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि हर पार्ट जब एक दूसरे पार्ट को खींचेगा तो ये इस तरह से इंश्योर करेगा कि सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए। ठीक है ना, अगर लिक्विड का सरफेस ज्यादा है, फॉर एग्जांपल जो ड्रॉप है वो नीचे की तरफ गिर रही है, और मान लो अगर वो प्लेट के फॉर्म में होती या इस तरह के ओवल शेप में होती तो क्या होता? लिक्विड का एक पार्ट दूसरे पार्ट को खींचता, उस खिंचाव के कारण क्या होता? सभी तरफ खिंचाव लग रहा है, तो उस खिंचाव के कारण क्या होता? ये जो लिक्विड है वो इकट्ठा होने लगता, और फाइनली एक कंडीशन आती कि उसके बाद सरफेस को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उस वॉल्यूम में आप सरफेस को आपने मिनिमम बना दिया इन पर्टिकुलर गिवन कंडीशन, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सरफेस ज्यादा है, एक्सेस है, तो ये सरफेस टेंशन तुरंत एक्ट करेगा और जो सरफेस एरिया है उसको रेड्यूस कर देगा, मिनिमम कर देगा उस गिवन कंडीशन में। ठीक है,
अब कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं सरफेस टेंशन के। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक वायर की फ्रेम ले रहे हैं, ठीक है, वायर की रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप कर दो, सोप सॉल्यूशन बना लो और उसमें इसको डिप कर दो। तो डिप करने पर और उठाने पर आप देखोगे कि इसमें एक थिन सरफेस फिल्म बन जाएगी, सोप सॉल्यूशन की एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करो, एक थ्रेड को कनेक्ट कर लो आपस में, उसके दोनों एंड्स को, और एक लूप बना लो, उस लूप को इस तरह से रख दो, ठीक है। इस सोप फिल्म पे थ्रेड बहुत हल्का है, उसको इस तरह से रख दो, ठीक है। और अब क्या करो, ये जो अंदर का हिस्सा है इसको पिंच कर दो। तो करके आपने क्या किया, अंदर की जो फिल्म है उसको तोड़ दिया, अंदर की फिल्म खत्म हो गई, टूट गई। अब क्या होगा बताओ, जब तक ये अंदर की फिल्म थी तब तक थ्रेड में जो सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे अंदर और बाहर दोनों तरफ फोर्स लग रहा था। अब फोर्स किस तरफ लगेगा, सिर्फ बाहर सोप है तो इस पर जो फोर्स लगेगा सिर्फ बाहर की तरफ लगेगा। अब आपको समझ में आएगा कि सरफेस टेंशन क्या है। तो अब क्या करेगा, हर तरफ से खींचाव है, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा लूप या इसका शेप चेंज होगा? डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि ये इसको खींच के अंदर के एरिया को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। और अंदर का एरिया मैक्सिमम किस केस में होता है, सर्कल के केस में। तो फाइनली हमको ये जो लूप है ये सर्कुलर शेप में मिलेगा। फाइनली ये जो लूप बनेगा ये एक सर्कुलर शेप में होगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम बनेगा, तभी जाके इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा हर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि इस आसपास सरफेस की फिल्म में सरफेस टेंशन है। अच्छा एक और चीज, अंदर का एरिया आपने मैक्सिमाइज कर दिया तो बाहर का एरिया मिनिमम हो जाएगा। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है कि वो फ्री सरफेस के एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। मिनिमाइज करने के लिए अंदर का खाली एरिया बढ़ा दिया सो दैट बाहर का एरिया मिनिमम हो गया, ठीक है। एक और चीज है, ये कभी आपने नोटिस किया हो या फिर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, फ्लोर पे पानी गिरा दो, पानी की एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है। और फिर उसमें जो सोप होता है, लिक्विड सोप, ठीक है, उस लिक्विड सोप की कुछ बूंदे गिरा, तो जहां भी लिक्विड सोप की बूंद गिरेगी, ड्रॉप गिरेगी, आप नोटिस करना उसके आसपास की जो पानी है, पानी वहां से हट जाएगा, ठीक है। और जो लिक्विड जहां पे आपने गिराया वो एग्जैक्ट सर्कुलर शेप में दिखेगी। पहले पूरा पानी था, पानी की एक थिन फिल्म थी, अब आप लिक्विड सोप को गिरा दो तो जहां भी वो ड्रॉप गिरेगी उसके आसपास एक सर्कुलर पैच बन जाएगा। उस सर्कुलर पैच में पानी नहीं होगा, पानी दूर चला जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर एंड सोप। तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे और वो सोप से दूर ले जाएंगे, और उस केस में सोप के इंटरेक्शन का एरिया जो है वो मतलब जहां जहां सोप है उस एरिया को बढ़ा देंगे और वाटर वाले एरिया को कम कर देंगे, जिससे वो एक सर्कुलर पैच बन जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स को मैं रिलेट करता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि पानी के सरफेस पर कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स फ्लोट करते हैं, डिस्पाइट दैट देयर डेंसिटी इज ग्रेटर, फिर भी नहीं डूबते हैं। ये एक निडल वाला एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने, निडल फ्लोट कर सकती है। तो अगर मैं उसको साइड से देखूं तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां भी सरफेस पर वो इंसेक्ट होगा या जो निडल होगी वहां का सरफेस हल्का सा डिप हो जाएगा, मतलब वहां पे एक डिप्रेशन आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहां पर है वो निडल, साइड से देख रहा हूं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, तो उसने क्या किया, अपने वेट के कारण उसमें डिप्रेशन कर दिया। अगर सरफेस पर फिल्म नहीं होती, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये सीधा नीचे गिर जाता, ठीक है।
बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी वो थोड़ा नीचे डिप हो गया। अब आप देख सकते हो इन मॉलिक्यूल्स पे कैसे फोर्स लगेगा। मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, या इसको ऐसे सोचो, जहां पे ये निडल रखी उसके जस्ट नीचे वाला जो सरफेस, उस सरफेस पर किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं बात कर रहा हूं। समझ रहे हो ना? जहां पे पिन रखी है, निडल रखी है, इसके जस्ट नीचे का जो सरफेस है, उस सरफेस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक इधर है, एक बीच में है, और एक इस तरफ। तो इस तरफ वाला सरफेस इसको खींचेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आप समझ सकते हो ना? इसको अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ये ऐसा दिख रहा होगा, ये निडल रखी है, ठीक है। इस निडल के लेफ्ट साइड में ये सरफेस, राइट साइड में ये सरफेस, और इसके नीचे एक सरफेस। तो ये लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है सरफेस को। लाइन डिवाइडिंग के परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तो इस तरह से फोर्स लगेगा। टेंजेंट पे ही मैंने फोर्स बनाया, इस पर इधर फोर्स लगेगा। तो आप देख रहे हो जो सरफेस टेंशन लग रहा है, अब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, किसी एंगल पर है, तो उसका एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा कंपोनेंट जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इस पिन के या फिर निडल के वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो एक लिमिट तक ही ये बैलेंस कर सकता है। अगर वेट ज्यादा हो जाता है तो सरफेस टेंशन इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और ये डूब जाएगी, ठीक है। तो थिन फिल्म जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है और सरफेस टेंशन है, ये इसका प्रूफ, तभी ये तैर पा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। इस तरह की एक फ्रेम है, वायर की फ्रेम, राइट। एक और बहुत लाइट वायर लिया है मैंने जो कि इस पे स्लाइड कर सकता है, इस फ्रेम पे। इस पे रख लिया, इस पूरे फ्रेम को मैंने लिक्विड सोप में डिप कर लिया और निकाला बाहर, तो इस पे फिल्म बन जाएगी, सोप की एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है। अब उसमें सरफेस टेंशन होगा, इसका प्रूफ। अगर आप इस रॉड को या इस वायर को, जो कि बहुत हल्का है, इसको अगर आप नहीं खींचोगे, ठीक है, तो उस केस में ये ऊपर की तरफ चला जाएगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपको इस तरफ खींच के रखना पड़ेगा, आपको खींचना पड़ेगा टू बैलेंस सरफेस टेंशन, क्योंकि उस तरफ का जो लिक्विड है उसका नेट अट्रैक्शन उस तरफ एसिमेट्रिक फोर्स है। इस तरफ कोई फिल्म नहीं है, इस तरफ होती तो नेट फोर्स 0 होता, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ है, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपको सरफेस फिल्म को इनलार्ज भी करना है तभी आपको खींचना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये प्रूफ है इस बात का कि लिक्विड सरफेस पर जो है वो सरफेस टेंशन है, ठीक। अब मैं सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन बताता हूं, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशन है समझना। जो अभी मैंने एग्जांपल लिया उसी को रिपीट कर रहा हूं। जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसको मैंने डिप किया है लिक्विड सोप सॉल्यूशन में, इस पर एक सोप फिल्म बन गई है, ठीक है। इस पर जो फिल्म बनी है आप देख सकते हैं, इसके 2 सरफेस है, सरफेस लिक्विड और एयर के कांटेक्ट के 2 सरफेस है। एक जो आपको ऊपर दिख रहा है, एक इसके पीछे भी होगा। फ्रेम को उठा के देखो तो उसके नीचे भी है और ऊपर भी है, तो 2 सरफेस है, ठीक है।
और जहां सरफेस होगा वहां पे मॉलिक्यूल्स के पास एक्सेस एनर्जी होगी, जिसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, फोर्स लगाता हूं और इसको धीमे से वायर को खींचता हूं। ठीक है, वायर को फोर्स लगा के हमने धीमे से खींचा, मान लो एक्स से मैंने खींचा इसको, से वायर की लेंथ एल, तो फाइनली हमें सोप फिल्म मिलेगी यहां तक। आप उसको धीमे से स्ट्रेच करो तो आपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, फोर्स लगा के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया और धीमे से खींचा है, इसका मतलब वायर पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। सरफेस टेंशन के फोर्स को बस बैलेंस किया, तो कितना फोर्स लगा होगा हमने, F इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगेगा, T इंटू एल। तो सरफेस जो इसको खींच रहा है, इस फोर्स से खींच रहा है TL, एक सरफेस, पीछे भी एक सरफेस है, तो टोटल फोर्स 2TL लग रहा है ऊपर की तरफ। उसको बैलेंस करने के लिए F फोर्स नीचे लगाना होगा, तो इतना फोर्स लगाया मैंने और इसको डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज 2TL इंटू एक्स, या इसको मैं लिखूं T इंटू 2LX। अब मुझे बताओ एरिया में कितना चेंज आया, यह है इंक्रीज इन एरिया एक साइड का L इंटू एक्स, इसके पीछे साइड का भी इतना एरिया बढ़ा होगा, तो 2LX इज नथिंग बट चेंज इन एरिया। सो वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। समझ रहे हो, इतना वर्क किया हमने और वो वर्क कहां गया, इसको धीमे से खींचा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदलेगी, सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन सरफेस एनर्जी। वर्क डन इज स्टोर्ड एज एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी, जो अभी एक्स्ट्रा सरफेस मैंने बनाया उसकी एनर्जी, और वो किसके बराबर होगा, तो सरफेस एनर्जी याद करो मैंने डिफाइन किया था, दैट इज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सरफेस एरिया। 1 मीटर स्क्वायर में उतनी एनर्जी, मैंने कितना एरिया बढ़ा, डेल्टा ए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ाता तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ती, सिग्मा, मैंने डेल्टा ए एरिया बढ़ाया तो कितनी एनर्जी दी है, सिग्मा इंटू डेल ए, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल ए। अब हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, दोनों को कंपेयर करोगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन दे आर न्यूमेरिकली इक्वल, दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम। ठीक है, तो फाइनली एक चीज में आप लिख सकता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, कि अगर आपको लिक्विड सरफेस का एरिया बढ़ाना है, वो तो कम करना चाहेगा एरिया को, बट अगर आप उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कभी आप देखना मरकरी की ड्रॉप लो, मरकरी को गिरा दो लिक्विड सरफेस, फाइन ड्रॉपलेट्स बनेगी, अब उसको प्रेस करो, तो प्रेस करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे आप छोड़ोगे फिर से वापस अपने एरिया में आ जाएगा, फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो आपने जब प्रेस किया, आपने उस पर वर्क किया, वर्क करने के कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, जैसे ही आपने छोड़ा तुरंत उसने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर लिया। ठीक है, अगर आप सरफेस एरिया चेंज करना चाहोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान रखना है इस रिलेशन।
लिक्विड और एयर के बीच में जो सरफेस बन रहा है, फ्री सरफेस, अगर वो मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है, ठीक है, तो उस सरफेस के दोनों ओर प्रेशर सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, से इस तरफ लिक्विड है, इस तरफ एयर है, आप देख सकते हो ये मुड़ा हुआ सरफेस है। अगर आप इस सरफेस के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बहुत क्लोज दो पॉइंट कंसीडर करो, तो दोनों पॉइंट के प्रेशर में डिफरेंस आएगा, एक तरफ प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो उस प्रेशर डिफरेंस को अभी हम कैलकुलेट करेंगे, और क्यों आएगा पहले तो उसको देख समझना। पहले मैं प्लेन सरफेस की बात करता हूं। मान लो इस तरफ लिक्विड है और इस तरफ एयर, प्लेन सरफेस, ठीक है। अब सरफेस के एक सेक्शन को कंसीडर करूं मैं सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर कर रहा हूं। सामने से लाइन दिख रहा है, ठीक है ना, ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे एक प्लेन के फॉर्म में दिखेगा ऊपर से। अब इस पर किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं वो मुझे कंसीडर करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लिक्विड सरफेस कई सारे पार्ट्स में तोड़ दो, एक पार्ट दूसरे पार्ट को खींचता है अपनी तरफ अलोंग द टेंजेंशियल लाइन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में खींचता है। लेफ्ट साइड का सरफेस इसको अपनी तरफ खींचेगा और राइट साइड का भी खींचेगा। दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस सरफेस को मोड़ देता हूं और देखता हूं फिर क्या होगा। मान लो इस तरह से मोड़ दिया, इस तरफ है लिक्विड और इस तरफ एयर। अगर आपको सोचने में तकलीफ आ रही है तो इमेजिन करो, वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंद जब एयर में होती तो उसका सरफेस ऐसे ही मुड़ा हुआ होता है या नहीं। मैंने सिर्फ इतने सेक्शन की बात की है, इमेजिन करो। तो लिक्विड नीचे, एयर ऊपर है, सरफेस मुड़ा हुआ है। अब हम एक सेक्शन पर लगने वाले फोर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगेन मैं एक पार्ट ले रहा हूं सरफेस का, इस सेक्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां से यहां तक। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सरफेस है, लाइन नहीं है। तो ऊपर से आप देखोगे तो एक कैप निकाल लो, इमेजिन करो ना आप, जो वाटर ड्रॉपलेट बताई थी मैंने, ऊपर से एक कैप कंसीडर कर रहा हूं। उस कैप पर जो फोर्सेस लगेंगे उसको मुझे देखना है, ठीक है। तो अब लिक्विड का इस तरफ का जो सरफेस होगा ये अपनी तरफ इसको खींचेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये भी अपने को तरफ खींचेगा। इनफैक्ट सभी तरफ फोर्सेस लगेंगे। इमेजिन करो बड़ी सी बॉल है लिक्विड की, ऊपर से एक छोटी सी कैप काट के निकाल दो, उस कैप पर अभी मैंने ये दो फोर्स बताए, ऐसे सभी तरफ लगेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि सभी तरफ लिक्विड है तो हर तरफ फोर्स लगेंगे, ठीक है। उन सभी फोर्स का रिजल्टेंट किस तरफ एक्ट करेगा बताओ। ये जो कैप बनाई है इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा। तो आप समझ सकते हो ये फोर्सेस के एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे, इस तरफ चारों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, और वर्टिकल फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो ऐड कर जाएंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस फिल्म किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अब मैं ये दो पॉइंट को कंसीडर करता हूं, पॉइंट जस्ट आउटसाइड दैट इज वन, एंड पॉइंट जस्ट इनसाइड। तो आप समझ सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा फोर्स सरफेस फिल्म जो है वो नीचे की लिक्विड को प्रेस कर रही है, नीचे की उस पर दबाव नीचे की तरफ डाल रही है। तो एक तो बाहर की एयर दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, और ये सरफेस फिल्म भी उसको नीचे ही दबा रही है। तो किस पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा, 2 पर या 1 पर? पॉइंट 2 पर प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो लिक्विड के अंदर और बाहर प्रेशर में डिफरेंस आ गया।
इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो यहां पे लिक्विड है, ये एयर है। अब देखते हैं क्या होगा। लिक्विड नीचे, इस तरह का केस कहां हो सकता है? तो इमेजिन करो, आपने देखा होगा एक कंटेनर में पानी भरा है और पानी में कई सारे बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जो बबल है वो क्या है? बबल के अंदर एयर है और आसपास क्या है? लिक्विड। तो बबल का एक स्मॉल सेक्शन लो, तो इस स्मॉल सेक्शन में आप देख सकते हो अंदर एयर है और नीचे की तरफ जो है वो लिक्विड, ठीक है। अब मैं अगेन फोर्सेस कंसीडर करूं। एक स्मॉल पार्ट लिया सरफेस का नीचे का, लेफ्ट साइड का जो फिल्म होगी टेंजेंशियल फोर्स लगाएगी, इधर भी टेंजेंशियल फोर्स सरफेस टेंशन के कारण, इनफैक्ट चारों तरफ लगेगा। जैसे ये कैप मैंने यहां बनाई, ऐसे कैप नीचे ले रहा हूं, ठीक है। तो उस कैप पर चारों तरफ इस तरह के फोर्सेस लगेंगे। इनका अगर रिजल्टेंट बनाया जाए कंपोनेंट्स में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और अब रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लग रहा है। मतलब ये है कि ये जो सरफेस फिल्म है इसके कारण जो फोर्स लग रहा है ये एयर को प्रेस कर रहा है, ठीक है, एयर को प्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर की साइड में अब ज्यादा प्रेशर होगा और लिक्विड की साइड में प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो अगेन मैं ये दो पॉइंट कंपेयर कर रहा हूं, 1 और 2। तो अब एयर की साइड में प्रेशर ज्यादा है, लिक्विड की साइड में कम। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? वो है प्लेन सरफेस और ये है मुड़ा हुआ सरफेस। प्लेन सरफेस के अक्रॉस दोनों तरफ प्रेशर सेम और मुड़े हुए सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, एक और पैटर्न है यहां पे। कोई सरफेस अगर मुड़ेगा तो उसके दो पार्ट होंगे, रिमेंबर इट। एक होगा कॉनकेव और ये होगा कॉन्वेक्स। याद करने का तरीका, केव मतलब गुफा, केव बन गया, ऊपर कॉन्वेक्स। तो आप देखो जब भी सरफेस मुड़ेगा कॉनकेव साइड में ही ज्यादा प्रेशर होगा। केव नीचे बन रही है, 2 पे प्रेशर ज्यादा है, इसमें केव ऊपर बन रही है तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा है। तो अब कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन the pressure is greater on the concave side of curved surface. Because of surface tension, pressure is greater on concave side of curved surface. जहां भी इस तरह का कर्व्ड सरफेस बनेगा वहां पर एक्सेस प्रेशर होगा एक तरफ, कॉनकेव साइड में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे एयर बबल इनसाइड लिक्विड, गैस बबल इनसाइड लिक्विड, ठीक है। अब बताओ कॉनकेव साइड कौन सा होगा? बबल के अंदर वाला पार्ट कॉनकेव होगा या बाहर वाला? केव किधर बन रही है? इनसाइड, अंदर की तरफ। तो एयर बबल के अंदर बाहर लिक्विड से ज्यादा प्रेशर होगा। ऐसे लिक्विड ड्रॉप, पानी की बूंद गिर रही है, बाहर हवा है, इसमें भी कॉनकेव किधर बन रहा है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये एक्सेस प्रेशर डिराइव करूंगा और फिर हम बात करेंगे कैपिलरी एक्शन की, ठीक है।